गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कहकशा खान आज आपको थर्ड स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। हमारा यहाँ पे बेटा 5th पार्ट स्टार्ट हो रहा है हिंदी का, विगोत्मा और कालिदास। ये जो कहानी है दो जनों के इस पर बेस है। जो विगोत्मा है ये राजकुमारी है और जो कालिदास है ये महामूर्ख उसे कहा गया है इस कहानी में कि वह बहुत ज्यादा मूर्ख है। मूर्ख हम किसे बोलते हैं? जो पागल होता है, यानी कुछ जिसे कुछ समझ में नहीं आता है हम उसे मूर्ख बोलते हैं। ओके, तो इस पर ये कहानी बेस है। अब जो हम ये इस कहानी में देखेंगे, जो महामूर्ख कालिदास जिसे कहा गया है वो किस तरह से बेटा एक विभुदान बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है और किस तरह से उसे जिंदगी से सीख मिलती है। तो ये कहानी से जब हम ये कहानी रीड करेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखने के लिए मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है कि हम इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओके, पुराने समय की बात है। एक राजकुमारी थी, उसका नाम विगोत्मा था। वह अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। उसे अपनी सुंदरता और ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसने घोषणा की थी कि जो युवक शास्त्र में उसे पराजित कर देगा वह उसी से विवाह करेंगी। अब कौन थी? राजकुमारी थी। यानी बहुत पुराने समय की बात, यानी बहुत ज्यादा ही पुराने समय की बात है। जो एक राजकुमारी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या था बेटा? विगोत्मा था। ओके, वह कैसी थी? बहुत ज्यादा सुंदर थी और विदुषी थी। सुंदर यानी ब्यूटीफुल हम लोग बोलते हैं ना, वैसी थी। और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और विदुषी यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी। ओके, इंटेलिजेंट और सुंदर थी। अब उसे जो अपनी सुंदरता और उसके पास जो ज्ञान था, ज्ञान यानी नॉलेज था। ओके, सुंदरता जो थी वो ब्यूटीफुल बहुत थी और उसके पास जो ज्ञान था उस पर बहुत ज्यादा उसे अभिमान था। हम बोलते हैं ना एटीट्यूड बोलते हैं, अभिमान यानी घमंड बोलते हैं। तो उसके अपने ऊपर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, यानी बहुत ज्यादा अभिमान था, बहुत ज्यादा घमंड था। उसने अब घोषणा की थी कि वो किससे शादी करेंगी? ऐसे युवक से शादी करेंगी जो शास्त्र में उसे पराजित कर दे, यानी उसे हरा दे, तो वह उससे विवाह कर लेंगी। ओके, विगोत्मा की खयानती सुनकर दूर दूर से विभुदान उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। कई विभुदान तो बुरी तरह से अपमानित करके महल से भी निकाले गए। अब क्या हुआ? जैसे ही उसने बोल दिया था कि मुझे शास्त्रार्थ से शादी करना है, जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा तो उससे मुझे शादी करना है। तो ये सुनकर है ना दूर दूर से, यानी जो दूर दूर के राजकुमार थे, बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते थे अपने आप को, बहुत ज्यादा होशियार समझते थे, तो ऐसे लोग आने लगे। किसके आने लगे? क्योंकि वो विभुदान थे और वो चाहते थे कि वो विगोत्मा से विवाह करे, तो उसके लिए वो आने लगे। लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। जब उसने एक टेस्ट लिया तो उसमें कोई भी उसे क्या नहीं कर सका बेटा? पराजित नहीं कर सका। विभुदान जो थे, जो होशियार लोग आए हुए थे, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से अपमानित भी हुए। अपमानित यानी किसी की बेइज्जती होना या किसी को अपमानित करना, उसे बातें सुनाना या फिर उसे निकाल देना, उसका हंसी उड़ाना, तो उसे बोलते हैं अपमानित करना। तो कोई बहुत सारे लोग उसमें अपमानित भी हुए थे, करके महल से निकाल भी गए थे, यानी अपमानित करके बेइज्जती करके उनको बातें सुना के वहां से निकाल भी दिया था कई लोगों को। ओके, इनमें से कुछ विभुदान ने मिलकर राजकुमारी से अपने अपमान का बदला लेना का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि किसी प्रकार राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। अब क्या हुआ? जो लोग अपमानित होते हैं, यानी जिनकी बेइज्जती हो जाती है, जिन्हें बातें सुनना पड़ती है 4 लोगों के सामने, तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी तरह से जो विभुदान आए हुए थे उनमें से कुछ विभुदान थे जिन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा कि राजकुमारी हमें अपमानित किया, इतने सारे लोगों में हमें बाहर निकाल दिया, राजमहल से बाहर निकाल दिया, हमारे साथ ऐसा किया, तो बहुत ज्यादा उन्हें बुरा लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया बेटा? अब उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, हम बोलते हैं ना प्लान बनाया, या फिर निश्चय किया। ओके, क्या निश्चय किया उन्होंने कि हम राजकुमारी का ऐसे
ढंग के साथ विवाह करवाएंगे जो महामूर्ख हो। महामूर्ख यानी बेटा पागल हो। ओके, पागल हो, महामूर्ख हो यानी जिसके पास बुद्धि होती ही नहीं है, जो सरफिरा हम लोग बोलते हैं या फिर पागल बोलते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं महामूर्ख। तो उन्होंने तय किया कि हम ऐसे राजकुमार से जिसका विवाह करवाएंगे वो एकदम महामूर्ख हो। तो ऐसा हम कोई ढूंढते हैं। ओके, वे विवदान महामूर्ख की तलाश में निकल पड़े। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक ऐसे युवक दिखाई दिया जो कुल्हाड़ी से पेड़ की उस डाली को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। वे समझ गए कि यह युवक महामूर्ख है। अब क्या हुआ, उन्हें तलाश थी किसकी, महामूर्ख की, कि ऐसा युवक मिल जाए हमें कि जो बहुत ज्यादा महामूर्ख हो। तो वे जंगल से जाने लगे। अब वो तलाश करने लगे कि ऐसा कोई महामूर्ख हमें मिल जाए जो क्या बोलते बहुत ज्यादा महामूर्ख हो। तो तलाश करने लगे। तो वो जंगल से जब जाने लगे तो एक दिन उसे जंगल में क्या से जब वो गुजर रहे थे, अब वो तो सब दोस्त थे, मित्र थे एक दूसरे के, तो वो एक साथ में ही रहते थे। तो जब जंगल से गुजरने लगे तो उन्होंने गुजरते हुए देखा कि एक युवक है जो कुल्हाड़ी लेकर कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। और वो युवक क्या कर रहा है, उसी पेड़ को काट रहा है जो पेड़ पर वो बैठा हुआ है। ओके, जो पेड़ पर वो बैठा हुआ है वो युवक वही पेड़ को काट रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया कि युवक क्या है, बहुत ज्यादा महामूर्ख है। ओके, क्या तुम राजकुमारी के साथ विवाह करोगे, विवादनों ने उससे पूछा। अब वो गए वो उस महामूर्ख के पास और उससे डायरेक्ट जाकर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम राजकुमारी के साथ विवाह करोगे, विवाह यानी शादी। ओके, तो उस महामूर्ख के जाकर पूछते हैं कि तुम राजकुमारी जो महलों की रानी है उससे शादी करोगे, विवादनों ने उसे पूछा। ओके, अब वो तो ठहरा महामूर्ख, अब उसने क्या किया आगे, हाँ करूंगा, युवक प्रसन्न होके बोला। अब वो तो था महामूर्ख, तो उसने बोला हाँ करूंगा, एकदम खुश होके बोला कि हाँ करूंगा। युवक प्रसन्न होके यानी बहुत ज्यादा खुश होकर और बहुत ज्यादा खुशी होकर, और उसे कुछ समझ, वो मूर्ख था, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो पूछा तो उसने हाँ बोल दिया। ठीक है, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कराएंगे, लेकिन तुम्हें सदैव राजकुमारी से केवल संकेतों में बात करनी होगी, विवादनों ने उसे समझाया। अब वो बोलते हैं कि ठीक है यानी हम तुम्हारा विवाह किससे करवाएंगे, राजकुमारी के साथ करवाएंगे, यानी महलों की रानी जो राजकुमारी है उसके साथ करवाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या, अब वो शर्त रखते हैं कि लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सदैव यानी हमेशा राजकुमारी से केवल संकेतों में बात करना पड़ेगा। संकेतों यानी इशारों में बात करना पड़ेगा, वो उसे ऐसा बोलते हैं। ओके, करनी होगी। तो विवादानों ने उसे समझाया कि तुझे सिर्फ इशारों में ही राजकुमारी से बात करने हैं, तुझे अपना मुंह नहीं खोलना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इशारों में उसे बात करना है। ओके, युवक मान गया। अब वो तो महामूर्ख था तो वो तो मान ही गया। इसके बाद वे उसे लेकर घर आए। उन्होंने उसे युवक को नहलाया धुलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। अब क्या हुआ, युवक तो मान गया था, फिर मानने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे अपने घर लेकर आए, यानी खुद के घर लेकर आए, उसे अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, यानी बहुत अच्छी तरह से उसे वॉश किया, नहलाया, और फिर उसे एक अच्छे वस्त्र दे दिए, यानी राजकुमार के वस्त्र दे दिए। अगले दिन वे विवान उस मूर्ख को लेकर राजकुमारी विगोतमा के महल में पहुंचे। अब क्या हुआ, वो किसको लेकर, जो मूर्ख उन्हें मिला था उसको लेकर, विवदान था वो जो मूर्ख था उसे लेकर राजकुमारी के महल पहुंचे। ओके, उन्होंने उसे मूर्ख का परिचय बहुत बड़े विवदान के रूप में करवाया। अब उन्होंने क्या किया, वो तो मूर्ख था और बेचारा गरीब था, कुछ नहीं था, तो उसने उन्होंने करे थे उसका ड्रेसिंग, उसका यानी उसके नहाला धुला के अच्छे कपड़े पहनाकर सब उन्होंने किया था। तो अब वो राजकुमारी के पास जैसे लेकर गए तो उन्होंने उसका परिचय यानी किसी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना कि ये है
ये यहाँ से आया है, ऐसा है, वैसा है, इसने ये स्टडी की है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। तो परिचय करवाया और बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही विविधान से यानी बहुत बड़े रूप से करवाया कि ये ऐसा है, विविधान है, बहुत ज्यादा लोगों को हराया है, वैसे वैसे झूठ बोल के उसका परिचय करवाया। ओके, उन्होंने बताया कि आजकल इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, इसीलिए ये बोलेंगे नहीं, केवल संकेतों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी ने यह बात मान ली। अब उन्होंने तो उसे जो मूर्ख था तो उसे बोल कर लाया था कि तुम्हें राजकुमारी से सिर्फ संकेतों में बात करनी है, और इधर राजकुमारी को उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या रखा है, उन्होंने उसका परिचय करवाते हुए उन्होंने बोला है कि इन्होंने आज कल मौन व्रत धारण किया है। मौन व्रत धारण करना बेटा क्या होता है, यानी हमारे जैसे आप लोग समाज में होता है कि व्रत रखना, हम लोग व्रत रखते हैं। ओके, जैसे हम रोजा भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो हम कुछ खाते पीते नहीं है। तो ऐसे ही मौन व्रत यानी हमें मुंह नहीं खोलना है, हमें किसी से बात नहीं करना है, तो उसे बोला जाता है मौन व्रत। अगर हम किसी से बात करते हैं, मुंह खोल लेते हैं, किसी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है बेटा, मौन व्रत टूट जाता है, उससे हमें पाप भी होता है। तो ऐसा मौन व्रत रखते हैं। तो उन्होंने राजकुमारी को बोला कि इन्होंने मौन व्रत धारण किया है कुछ दिनों के लिए, तो इसीलिए वो केवल नहीं बोलेंगे संकेतों में। संकेतों यानी बेटा इशारों में बात ही करेंगे, यानी इशारों में आपके जो भी आप शास्त्र का क्वेश्चन पूछोगे वो आपको इशारों में ही आंसर देंगे। राजकुमारी ने ये बात भी मान ली। क्या ठीक है, मैं मान जाती हूँ ये बात। ओके, मैं इनका क्वेश्चन जो है वो शास्त्रों का जो क्वेश्चन है वो संकेतों में ही पूछूंगी। अब क्या हुआ बेटा आगे, शास्त्र आरंभ हुआ। राजकुमारी ने मूर्ख युवक को एक उंगली दिखाकर पहला प्रश्न पूछा, जिसका अर्थ था ईश्वर एक है। अब क्या हुआ, शास्त्र आरंभ हुआ। शास्त्र यानी आरंभ हुआ, और शास्त्र यानी पूरा जो कंपटीशन है बोलते हैं हम लोग बेटा, तो उसे शास्त्र बोलते हैं। तो वो आरंभ हुआ। अब सब राजकुमारी के पास जो महल था, उसका दरबार था, उसमें जाकर बैठ गए, वो आरंभ हुआ। अब उसे बताया गया था कि जो राजकुमार उस आया हुआ है उसका मौन व्रत धारण किया है, यानी जो मूर्ख है उसका मौन व्रत रखा हुआ है। तो राजकुमारी ने उस युवक से उंगली दिखाकर यानी अब संकेतों में उसने प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया। तो क्या पहला प्रश्न कैसा पूछा उसने बेटा, उंगली दिखाकर पहला प्रश्न उसने पूछा, जिसका मीनिंग क्या था, यानी जिसका अर्थ क्या था, ईश्वर केवल एक है, ईश्वर एक है, ये उसका अर्थ था। अब आगे देखिए, युवक को लगा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। उत्तर में उसने 2 उंगलियां उठाकर बताया कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब क्या हुआ बेटा, देखो अब उसने तो प्रश्न पूछा था कि ईश्वर एक है, उसका आंसर ये था। तो युवक को लगा कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। कौन कह रही है, राजकुमारी कह रही है। किससे कह रही है, वो युवक से जो मूर्ख था, तो उसे महामूर्ख से कह रही है। ओके, तो उसे लगा, फिर उसने उसका उत्तर क्या दिया, उसने बोला कि तुम मेरी एक आंख फोड़ूंगी तो मैं तुम्हारी दोनों उंगलियां दिखाकर बोला कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ऐसा उसने एक उंगली दिखाया था, उसने दोनों उंगली दिखाया और बोला कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब क्या हुआ आगे बेटा, विविधान ने उसका अर्थ समझाते हुए कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर के 2 रूप है, एक रूप है जीव आत्मा और दूसरा रूप है परमात्मा। अब क्या हुआ, अब तो उसके साथ जो महामूर्ख था, उसके साथ जो अपमानित हुए थे विविधान, वो उसके साथी थे। तो जैसे ही उसने प्रश्न का उत्तर दिया तो उन्होंने उसका अर्थ कुछ अलग राजकुमारी को समझाया। क्या समझाया कि विविधान इसका अर्थ समझाते हुए, यानी जो महागुरु जी हमारे, उसका अर्थ समझाते हुए बोल रहे हैं कि ईश्वर के 2 रूप है। आपने बोला कि ईश्वर एक है, पर वो बोल रहे हैं कि ईश्वर के 2 रूप है। एक रूप कौन है, जीवात्मा, और दूसरा रूप है परमात्मा। ओके, ये 2 रूप उन्होंने बताया उसके आंसर में। महामूर्ख की तरफ से ये दो आंसर उन्होंने बताया। ओके,
इसके बाद राजकुमारी ने पांचों उंगलियां उठाकर संकेत किया कि यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। उस युवक को लगा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारना चाहती है। जवाब में उसने उसे उसी गुस्सा दिखाकर बताया कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। विवदान ने अब उसका अर्थ समझाया। गुरुजी कह रहे हैं कि जब 5 तत्व मिलते हैं तभी संसार बनता है। अब क्या हुआ बेटा, दूसरा प्रश्न उसने क्या पूछा कि दूसरे प्रश्न में उसने संकेतों में क्या किया, 5 उंगली दिखाया। अब 5 उंगली दिखाकर उठाकर उसने बताया, एक क्वेश्चन पूछा कि 5 उंगली उठाया कि राजकुमारी ने प्रश्न पूछा कि संसार के 5 तत्व को मिलाकर बनता है। यानी उसने ये क्वेश्चन पूछा कि संसार किस 5 तत्व को मिलाकर बनता है। तो युवक को लगा कि राजकुमारी उसे क्या कर रही है बेटा, थप्पड़ मारना चाहती है। क्या मारना चाहती है बेटा, थप्पड़ मारना चाहती है। तो जवाब में उसने कहा अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, जवाब में उसने कहा, मैं उसे गुस्सा दिखाकर बताया। गुस्सा यानी बेटा ऐसी 5 उंगली अपनी बंद करना, यानी बुक्का बनाना। हम लोग बुक्का बनाते हैं, गुस्सा बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं गुस्सा। तो गुस्सा बनाकर उसने कहा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। अब जो विवदान थे उसके साथ आए हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अब उसका अर्थ कुछ और समझाते हुए सबसे कहा कि अर्थ समझाया। और गुरुजी कह रहे हैं कि जवाब में कि 5 तत्व मिलाकर क्या बनता है, संसार बनता है, तभी संसार बनता है। यानी ये 5 उंगली हो गई, ओके, इसे मैंने मिला दिया, ओके, ये बन गया मेरा टूसा। अब मैं किसी को ऐसे दिखा रही हूँ तो उसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि 5, 1 2 3 4 5, ये 5 तत्व मिलकर क्या बनते हैं बेटा, एक मुक्का बनता है, एक भूसा बनता है, ओके। तो इसे मिलाकर वो बोल रहे हैं, इसे मिलाकर अगर हम देखा जाए तो 5 तत्व को मिलाकर संसार बनता है। इसका अर्थ उन्होंने बताया, पर वो क्या बोल रहे थे कि मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा, ओके। राजकुमारी ने अपनी हार मान ली और उसका विवाह मूर्ख युवक के साथ हो गया। अब क्या हुआ, अब सब क्वेश्चन के आंसर वो सही दे रहा था, उसे लग रहा था, तो राजकुमारी ने अपनी हार मान ली। अब वो हार गई कि सब प्रश्न के उत्तर सही दे रहा है करके उसने हार मान ली अपना, और उससे जो मूर्ख युवक था उससे विवाह कर ली। एक दिन महल के सामने से बहुत सारे ऊंट जा रहे थे। ऊंट को देखकर मूर्ख युवक अपने आप को रोक न सका और जोर से चिल्लाया, ऊंट ऊंट ऊंट। अब क्या हुआ बेटा, अब वो तो मूर्ख था, यानी पागल था, उसका थोड़ा दिमाग सरफिरा था। तो उसने क्या किया, राजकुमारी ने जब उससे विवाह कर लिया तो एक दिन जब वो महल के सामने दोनों खड़े हुए थे, अच्छे से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सारे ऊंट उसके महल के सामने से जा रहे थे। अब मूर्ख था, उसका दिमाग बच्चों जैसा था, पागल था, तो उसने ऊंट को जैसे ही देखा युवक ने तो चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊंट 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 करके बहुत जोर से चिल्लाने लगा, ओके। जब राजकुमारी ने उष्ट को ऊंट बोलते सुना तो वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने क्रोध में आकर अपने मूर्ख पति को महल से निकाल दिया। युवक इस अपमान को सह नहीं सका और काशी चला गया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसने ऊंट ऊंट कहा तो उसे राजकुमारी समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जैसे उसने ऊंट बोलते हुए और वो समझ गई कि ये एक क्या है, मूर्ख है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। उसने क्रोध में यानी गुस्से में आकर उसने अपने पति को, जो उसका पति था, मूर्ख पति था, उसने अपने पति को क्या किया बेटा, महल से ही निकाल दिया। और युवक ये अपमान सह नहीं सका, यानी उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, उसको ये अपमान नहीं सहा कि राजकुमारी ने मुझे
क्या बोलते रहे, महल से निकाल दिया, जबकि मैं उनका पति हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो ऐसा करने लगा और महल से निकाला। तो वो एकदम सहन नहीं हुआ उससे, क्योंकि वो सादा सिंपल था, मूर्ख था पर सादा सिंपल युवक था। तो वो कहाँ चले गया बेटा, काशी चले गया। काशी यानी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है काशी, तो वो वहां पर चला गया। ओके, काशी जाकर उसने संस्कृति का अध्ययन किया, कठोर परिश्रम कर उसने बहुत कुछ सीखा। कुछ ही समय में उसकी गिनती बड़े बड़े विद्वानों में होने लगी। वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजकुमारी अब कालिदास को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, किंतु उसने मना कर दिया। अब क्या हुआ, वो काशी चले गया। अब काशी जब गया, वो उसका अपमान उसे सह नहीं गया, तो उसने क्या किया, संस्कृति एक लैंग्वेज होती है बेटा। ओके, जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं ना बेटा, तो वैसे एक संस्कृति भी लैंग्वेज होती है। ओके, तो उसने क्या किया, संस्कृति लैंग्वेज में अध्ययन यानी उसके बारे में स्टडी करना या पूरा पढ़ना, तो उसे बोलते हैं अध्ययन करना। तो अध्ययन किया किसमें, संस्कृति भाषा में। ओके, और बहुत कठोर परिश्रम किया, यानी बहुत ज्यादा कठोर यानी बहुत ज्यादा मेहनत किया, और परिश्रम करना मेहनत करना। ओके, तो बहुत ज्यादा कठोर उसने परिश्रम किया और बहुत ज्यादा उसने संकेत उठाया और मेहनत किया। उसने बहुत कुछ सीखा, और इस लाइफ से उसने क्या किया बेटा, बहुत ज्यादा सीखा। कुछ समय में उसकी जो गिनती होने लगी, वो बड़े बड़े विद्वानों यानी बहुत ज्यादा अक्लमंदों और बहुत ज्यादा जो पैसा वाले होते हैं, उसमें उनकी गिनती होने लगी। वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी पूरे शहर में वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी हर कोई उसे जानने लगा। ओके, राजकुमारी अब कालिदास को पति के रूप में स्वीकार। अब जब वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, बहुत ज्यादा विद्वान हो गया था, तो अब राजकुमारी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन उसे जो कालिदास था उसने मना कर दिया कि अब मुझे नहीं जाना है राजकुमारी के पास, क्योंकि उसने उसका बहुत ज्यादा अपमानित किया था, बहुत ज्यादा भरा बुला कहकर उसे महल से निकाला था। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसका अपमान हुआ था, इसलिए वो अब उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। ओके, कालिदास आगे जाकर संस्कृति के महान कवि और नाटककार बने। कालिदास को संस्कृति की विश्व प्रसिद्ध रचनाओं अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव आदि के लिए जाना जाता है। किस के लिए बेटा, अब जो कालिदास था जो मूर्ख बोला जाता था जिसे, तो आगे जाकर उसने संस्कृति में महान कवि बन गए। संस्कृति भाषा में जैसे उर्दू के कवि अलग होते हैं, हिंदी के कवि अलग होते हैं, मराठी के कवि अलग होते हैं, ऐसे ही वो इंग्लिश के कवि अलग होते हैं। तो वैसे ही वो संस्कृति में एक कवि और नाटककार भी बन गए, जो वो कविताएं लिखने लगे और नाटककार भी। कालिदास को संस्कृति के विश्व में प्रसिद्ध रचनाओं यानी उसने बहुत सारे रचनाएं लिखी संस्कृति में, जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव, ये सब उन्होंने रचनाएं लिखी। ओके, इस प्रकार पत्नी के द्वारा किए गए अपमान ने एक मूर्ख युवक व्यक्ति को विश्व का प्रसिद्ध साहित्यकार बना दिया। इस तरह क्या हुआ बेटा, वो अपमानित हो गया था। किससे अपमानित हो गया था, अपनी ही पत्नी से अपमानित होने के कारण उस मूर्ख व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति था, कोई सब उसकी हंसी उड़ाया करते थे, वो क्या बन गए, एक बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन गया, प्रसिद्ध बन गया, जिसे साहित्यकार बना दिया गया। उसकी अपमानित ने उसे साहित्यकार बना दिया और बहुत ज्यादा वो मशहूर हो गया। ओके,
बहुत अच्छी कहानी है, आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से कालिदास की हंसी उड़ाई जाती है, उसे राजमहल से निकाल दिया जाता है, फिर वो संस्कृति में अभियान करता है, बहुत परिश्रम करता है, फिर एक बड़ा आदमी बन जाता है, फिर इतनी सारी कविताएं और नाटक लिखता है, और जब जाकर उसे राजकुमारी स्वीकार करने का बोलती है तो वो मना कर देता है। इस तरह से कहानी में बताया गया है। ओके बेटा, आपको हेडिंग डालनी है लेसन की, उसके बाद ये शब्दकोश आपकी कॉपी में उतारने हैं। ओके, ये शब्दकोश पूरे राइट डाउन करनी है कॉपी में। क्वेश्चन आंसर जो है मैं उसके बाद आपको सेंड कर दूंगी, आपको पहले ये शब्दकोश राइट डाउन करना है। ओके बेटा।